देखो यहाँ पर देखो पहले वाले में क्या बोला है कि हमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, ट्रेडिंग का सबसे पहले आपके दिमाग में एक और चीज़ सेट होनी चाहिए, वो है भैया इसका फॉर्मेट। ये है ट्रेडिंग का फॉर्मेट। ध्यान से इस चीज़ को समझना। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 हम कौन सा बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। कब? 31 मार्च 2023 को बना रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग बनाने का फॉर्मेट आप पहले दिमाग में सही करके रखोगे कि इस फॉर्म में, टी फॉर्म में तुम्हारे पास ये बन रहा है। ये इसकी डेबिट वाली साइड होगी और ये कौन सी साइड होगी, इसकी क्रेडिट वाली साइड होगी। जब आप ट्रेडिंग बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। और बार बार इसके रूल को भी फॉलोगे कि क्या है उसका रूल, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बार बार कहोगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डेबिट में मैं एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखूंगा, क्रेडिट में मैं इनकम और गेन लिखूंगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है ट्रेडिंग बना रहे हो आप। कौन सा खाता है, ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है? दिमाग में क्या आना चाहिए, नॉमिनल आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला कि प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 में आपको बनाना है। और कुछ आपको यहाँ पे बैलेंसेस दे रखे हैं। बैलेंसेस क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक को मैं क्या बोलता हूँ कि भैया ओपनिंग स्टॉक क्या है, वो स्टॉक जो पिछले साल का स्टॉक जो हमसे बिका नहीं, जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। समझ में आ रहा? पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इस साल का क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, पहली चीज पढ़ना बोलना आना चाहिए इस तरीके से कि हमें चलो ओपनिंग स्टॉक के बारे में पता चला। दूसरा, क्या हमने कुछ खरीदा, क्या हमने कुछ खरीदा, तो उसको मैं बोलूंगा भैया परचेजेस। जो हमने खरीदा उसको मैं क्या बोलूंगा, परचेजेस बोलूंगा। जो क्या मैंने कुछ खरीदा मैं बोलूंगा हाँ जी, जो मैंने खरीदा उसको मैं क्या बोलूंगा, परचेजेस बोलूंगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन खुद से ही पूछना है कि आपने जो खरीदा कुछ सामान आपने वापस तो नहीं करा। भाई परचेजेस तो चलो हमको कुछ समझ में आया, कुछ सामान आपने वापस तो नहीं करा। हाँ हमने कुछ वापस करा, वो है परचेज रिटर्न। भैया आप इसको साथ में क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझको नेट परचेज निकालनी है। मुझको क्या निकालनी है, नेट परचेज की। मैंने कुल परचेज कितनी करी है, कैसे करके निकालूंगा मैं? अगर मैं इस परचेजेस में से इस परचेज रिटर्न को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे नेट परचेज मिल जाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या खोजना है? फिर मुझको पता लग गया नेक्स्ट क्या दिया हुआ, सेल्स दिया हुआ है। सेल्स आपको पता है कि भैया कहाँ पर आएगा, क्रेडिट पर आएगा। काय का रूल मैं लगाता हूँ सेल्स में मैं n प्लस का रूल लगाता हूँ। काय का रूल लगाता हूँ, n प्लस का। परचेजेस में काय का रूल लगाता हूँ, n माइनस का रूल लगाता हूँ। समझ रहे हो? n प्लस का रूल लगाने का मतलब क्या है कि क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अगर आप सोचो कि आप दोनों का बिजनेसमैन हो, आपका कोई अगर बिजनेस है तो आप जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा आपका इनकम एंड गेन होगा ना। तो सेल्स को मैं कहां पर दिखाता हूं, क्रेडिट पर दिखाता हूं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछोगे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो हमने सेल्स करी वो हमें वापस आई हो? तो हाँ जी, 1 लाख रुपए का सेल्स रिटर्न भी हुआ है। क्यों मैं ये चीजों को साथ में बोलना चाह रहा हूँ कि मुझको क्या निकालनी है, नेट सेल्स निकालनी है। क्या निकालनी है, नेट सेल्स निकालनी है। मैंने कहा कि मैंने 25 लाख रुपए की सेल करी। कितने की सेल करी? और 1 लाख की मेरे पास वापस आई, तो मैंने कुल कितने की सेल करी है भैया, 24 लाख की सेल करी। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? ओपनिंग स्टॉक समझ में आया? क्या आपको परचेज समझ में आया? क्या परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना सीख रहे हो? क्या आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना सीख रहे हो? फिर आ रहा फ्रेट, ये भाड़ा है आपके पास। ठीक है, ठीक है। एक्सपेंसेस है, क्या है, फ्रेट, n माइनस। कौन सा एक्सपेंसेस है? कोई मुझसे पूछे भैया कौन सा है, मैं बोलूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कहाँ पर आएगा भैया, डेबिट में आएगा। समझ में आ रहा? वेजेस मतलब मैंने मजदूरी दी, इसमें भी काय का रूल लगा रहा हूँ, n माइनस का। ये भी मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद ये फैक्ट्री की लाइटनिंग काय का रूल लगा रहा हूँ, n माइनस। ये भी मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कोल गैस एंड वाटर, इसका भी तो फैक्ट्री पर ही यूज होता है, कोल गैस एंड वाटर। ये भी भैया n माइनस, ये भी मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? फिर ये इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली, परचेज रिटर्न के बारे में मैंने चर्चा कर ली ना, सेल्स रिटर्न के बारे में भी चर्चा करी। कैरीज ऑन परचेज, भैया मैंने परचेज करा, उसका मैंने भाड़ा पे करा, कैरीज पे करा है, तो भैया ये भी मेरे पास क्या है, n माइनस। क्या है, n माइनस। ये कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। अरे तुमने इस कैरीज ऑन सेल्स को अलग से क्यों दिखा दिया, कैरीज ऑन सेल्स को दूसरे कलर से क्यों मैंने हाईलाइट करा? क्योंकि मैंने कहा ये मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरीज ऑन सेल्स और ऑफिस का रेंट। ध्यान से समझना, अगर फैक्ट्री का रेंट है तो मुझको समझ में आ रहा है कि भैया फैक्ट्री का रेंट मेरे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर भैया ऑफिस का रेंट आ जाए तो
ऑफिस का रेंट मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तुम मुझसे पूछ सकते हो कि भैया कैरीज ऑन सेल्स ये भी तो खर्चा है। मैंने कहा बिल्कुल ये खर्चा है। कैरीज ऑन सेल्स आपके पास बिल्कुल खर्चा है, कैरीज ऑन सेल्स आपके पास बिल्कुल खर्चा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस का रेंट बिल्कुल खर्चा है, लेकिन ये कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये भैया हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पर दिखाते हैं? तो मैंने कहा आगे जाके जब अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखोगे अब वहाँ पर इस चीज़ को दिखाओगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, हर आइटम में चर्चा कर ली है, इस तरीके से बोलते हुए सीख सकोगे। उसके बाद है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो इस साल का स्टॉक है जो अभी तक नहीं बिका, इस साल का स्टॉक जो अभी तक नहीं बिका। समझ में आ रहा? आपने सबसे पहले ट्रेडिंग में, मैं सब समझ रहा हूँ कि अब आप स्केल रखना स्टार्ट क्या कर रहे हो और साफ साफ काम कर रहे हो। आपने सबसे पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना दिया। कोई भी आपसे पूछ ले कि ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट है, भैया रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल है, तो आप बता सकते हो भैया नॉमिनल अकाउंट है। कोई रूल पूछ लेगा तो बता दोगे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, आपने कहा चलिए भैया हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का आपने लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि मैं डेबिट में कौन सी चीजें लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया कभी ना कभी तो आपने स्टॉक को खरीदा ही होगा। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो अभी तो इस साल का ओपनिंग करना है। फिर परचेजेस, जब आपने परचेज करा 10 लाख रुपए का क्या खर्चा हुआ? बिल्कुल हुआ। उसमें से मैं माइनस करूंगा क्या? 60,000 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद मेरे पास 940 क्या आ गया? नेट परचेज आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फ्रेट था, क्या था? फ्रेट। तो भैया यहाँ पे मैंने फ्रेट लिख दिया 32,500। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद था भैया वेजेस, ये भी मेरे पास खर्चा है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.5 लाख रुपए। उसके बाद भैया फैक्ट्री की लाइटनिंग 54,000 रुपए, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। समझ में आ रहा? ऑफिस की लाइटनिंग मत लिख देना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बाद पर। कोल गैस एंड वाटर, तुम्हारे अंदर से बात आ रही है कि यार कोल गैस एंड वाटर तो फैक्ट्री पर ही तो यूज होएगा, तो 11,000 रुपये भी मैंने खर्चे वाली साइड पर लिख दिया। परचेज रिटर्न की भी तुम ट्रीटमेंट समझ गए। तुम्हारे पास है सेल्स था 25 लाख रुपए की, तो एन प्लस पर आता है बाई सेल्स, ये तुम समझ रहे हो। उसमें से सेल्स रिटर्न तुमने माइनस कर दिया, कितना बचा? 24 लाख रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कैरीज ऑन परचेज आया 40,000 रुपए, ये तुमने यहाँ पर लिख दिया कैरीज ऑन परचेज 40,000 रुपए। फिर ये फैक्ट्री का रेंट आया 220, तो तुमने यहाँ पे लिख दिया फैक्ट्री का रेंट 220। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने में चीजें आ रही है समझ में? इन दो आइटम को क्यों छोड़ा ये समझ रहे हो ना? क्योंकि दोनों के दोनों मेरे पास क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? बाद में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे हम इनको वहां पर दिखाएंगे। क्लोज करने का तरीका तुमको पता है, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का क्या करना है? तुमको टोटल करना है। ये क्रेडिट का भी टोटल कर दोगे, तुम यहाँ पे डेबिट का भी टोटल कर दोगे। रफ में जो टोटल बड़ा है उसको दोनों तरफ लिखोगे। जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में जब आप टोटल करके देखोगे तो आपको क्रेडिट का टोटल आ रहा है 27 लाख रुपए। उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, यहाँ तक डेबिट का पूरे टोटल को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और जो बचा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो पूरी लाइन तुमको लिखनी तरीके से, शॉर्टकट मत मानना। क्या लिखा हुआ? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला? 105,500। क्या लिखा हुआ कि इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहाँ पर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कर पाओगे? पहले भी अपने ट्रेडिंग पर चर्चा करी तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पक्का? नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है मुझसे, वो जो है टॉपिक वो है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको मैं कॉग्स बोलता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मुझको क्या बताता है? क्या तुमने जितने का सामान बेचा उसकी लागत कितनी है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने जितने का सामान बेचा उसकी लागत कितनी है। मैं अभी ये बुक खरीद के लाया तो दुकानदार कहता है कि यार ये तो उसने, दुकानदार ने मान लो मुझको बुक भेज दी, उसने मुझसे मान लो 800 रुपये ले लिए, लेकिन उसको ये बुक कितने की पड़ी वो उसके लिए कॉग्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ना सीखना है कि जितने का मैंने सामान बेचा, जितने का मैं गुड्स जो मैंने सोल्ड करी उसकी लागत कितनी है। लागत कितनी है? कीमत नहीं, कीमत तो प्राइस होती है। कीमत मतलब तो प्राइस होता है। पैसा लगा उसको बुलाने। जैसे सिंपल सी मेरी बात समझो, एक सिंपल सी बात है, इसको तुम इस तरीके से समझ सकती हो। इसको तुम कैसे करके समझोगी?
इस चीज़ को देखो यहाँ पे ना, इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। एक होता है तुम्हारे पास प्राइस, एक होता है तुम्हारे पास कॉस्ट। समझ में आ रहा? तुमने कहा कि भैया मैं सपोज करते हैं, आपने मुझे एग्जांपल दिया मान लो एक सूट का, ठीक है। आपने कहा कि भैया मेरा काम क्या है कि मैं सूट सिलती हूँ और फिर मैं उसको बेच देती हूँ। तो मैंने कहा कि आपको सूट सिलने पे, मतलब उसे पूरा कंप्लीट करने पर कितना खर्चा आता है। आपने मुझको कहा कि भैया वो मुझको पड़ता है 1500 रुपये का। मैंने कहा बेचती कितनी हो? क्यों? आपने मुझको कहा कि भैया मैं उसको 5000 का बेच देती हूँ सपोज करो। समझ में आ रहा है? तो जितने का आप बेच रहे हो वो तो उसका प्राइस है, जितने का वो बन रहा है वो उसकी कॉस्ट है। समझ में आ रहा? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कॉस्ट मतलब लागत, कॉस्ट मतलब क्या हो रहा? लागत। आया समझ में? मैंने कहा मेरा घर बन रहा, तो मुझसे मेरे दोस्त पूछेंगे भाई तेरे घर बनाने में कितने पैसे लग गए, मतलब वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? तो अब तुम इस चीज को जब तुम समझोगे तो क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितने का आपने गुड बेचा है उसकी लागत कितनी है। समझ में आए? जितने का आपने गुड्स जो बेचा उसकी लागत कितनी है, उसको मैं बोलता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर्मूला देखना और इसको ना रटना नहीं है, रटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, समझना है। मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ, पहले ये चीज दिमाग में क्लियर हुई? ये क्लियर हुई? पक्का? ठीक है। सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूले में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, कि सबसे पहले बोल रहे ओपनिंग स्टॉक। क्या आपके पास पहले से कोई स्टॉक था? आपके पास पहले से कोई स्टॉक था? ओपनिंग स्टॉक। क्या आपने कुछ और खरीदा? परचेजेस। क्या इस खरीदने पे कोई खर्चा हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या भी कुछ स्टॉक बचा हुआ है उसको माइनस कर दो। समझ में आ रहा? कोई पूछते भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। जिन खर्चों को आप डेबिट करते हो कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हो, वो खर्चे आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, तुमने यहाँ पे जितने भी खर्चों का डेबिट करा था सबके सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? या कोई दिक्कत है कि भैया ओपनिंग स्टॉक समझ में आ रहा? ओपनिंग स्टॉक, या कोई दिक्कत है कि भैया साल के स्टार्टिंग पर क्या स्टॉक था? क्या तुमने कुछ और स्टॉक खरीदा? इस स्टॉक को खरीदने में क्या कुछ खर्चे हुए? क्या अभी आपके पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है? ऐसे बोलना है बार बार रिपीटेशन से। ठीक है सर। 2 4 5 बार बोलोगे तब रटने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। समझ में आ रहा? अपना कोई भी बिजनेस इमेजिन कर लो, कोई सा भी। तुमने कहा कि भैया हम एक बिजनेस इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक बुक स्टोर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक तारीख भी कर लो। तुमने कहा भैया हमने एक तारीख ले ली 1 अप्रैल 24 की, ये तुमने कहा 1 अप्रैल 23 की हमने एक तारीख ले ली। तो मैंने कहा 1 अप्रैल 23 की क्या आपके बुक स्टोर में बुक्स हैं? आप बोल रही हो हाँ, तो वो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। क्या इस साल आपने और बुक्स खरीदी? आपने कहा हाँ, तो वो आपके पास परचेज है, उसको जोड़ो। क्या इन बुक खरीदने पे आपके खर्चे हुए? आपने कहा हाँ, बुक खरीदने पे खर्चे हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ लो। और माइनस क्या करना है? उन किताबों को माइनस कर लो जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दो। समझ में आया? मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बोल सकते हैं, रटना नहीं है, बोलना है इसको रिपीटेशन में। ओपनिंग स्टॉक, क्या आपके पास साल के स्टार्टिंग पर कोई स्टॉक था? क्या आपने और कोई स्टॉक खरीदा? इसको खरीदने पे कुछ खर्चा हुआ? क्या कुछ स्टॉक जो बचा हुआ तो उसको माइनस कर दो भाई। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये वो खर्चे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जिनको आप डेबिट करते हो। कौन से? ये पिछले वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जितने भी खर्चे आपने डेबिट में करे हैं उनकी बात हो रही है। समझ में आ रहा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ रहे हो? अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो कि बार बार ये जब हमको ट्रेडिंग बनाने के लिए बोल रहे हैं साल के अंत में ही बोल रहे हैं, कोई और डेट ये दे ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? साल के अंत पर ही बोल रहे हैं। मैं तुमसे पूछ लूँ कि ट्रेडिंग बनाने पर तुमको लास्ट में मिलता क्या है, तो तुम बोलोगे भैया हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या फिर ग्रॉस लॉस मिलता है। समझ में आ रहा? मैं बोलूँ तुम इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का क्या करते हो, तुम बोलोगे हम इसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। इतना बोल लोगे? बार बार बाबा जब प्रैक्टिस करोगे तो बोल पाओगे। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहले क्वेश्चन मुझको क्या दिया हुआ? एडजस्टेड परचेज। अभी तक नहीं आया था, अभी नई चीज आ रही है, एडजस्टेड परचेज। चलो अभी देखते हैं। फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड,
अब नए नए शब्द तुम सीख रहे हो, वो पहले वाले शब्द है उनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके बोल रहे हैं। इनवर्ड वर्ड आ रहा है एक नया, भैया फ्रेट तो हमने अभी पहले भी सीखा था, कैरिज भी सीखा था, इनवर्ड आ रहा, क्या घबराने की बात है? नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हैं। अच्छा, तो मैं इनको समझ सकता हूँ कि मैंने जब परचेज करा होगा उसमें जो मेरे खर्चे होंगे वो ये, समझ में आ गया? फ्रेट एंड कैरिज आउटवर्ड, इसको ध्यान से समझ लेना, इसको हटा देना है तुमको। तुमने कहा क्यों हटा रहे हो इसको? मैंने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये। अच्छा, अब हम नए शब्द सीखने स्टार्ट कर रहे हैं, पहले नहीं आए थे। पहले जो हमने क्वेश्चन में हमारे पास फ्रेट आया था, बिल्कुल आया था ना, फ्रेट आया था हमारे पास, एक कैरीज ऑन परचेज आया था, बस इनको दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? इन्हीं चीज़ों को दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। अगर लिखा हुआ है फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड, क्या लिखा हुआ? इनवर्ड, तो आप बोलोगे भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पर आ जाएगा। लिखा हुआ अगर आउटवर्ड तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पर। हमें कैसे समझ में आएगा? प्रैक्टिस करके, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आ जाएगा खुद ब खुद, समझ में आ रहा? फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड काम का है, इसको मैंने हाईलाइट करके साइड कर दिया। वेजेस तुम बोल रहे हो, हाँ जी भैया वेजेस हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने कहा कैसे पता? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही तो चर्चा करी थी वेजेस की। तो जिस बच्चे ने इसमें ध्यान दिया होगा उसको यहाँ पर अब कम से कम वेजेस में दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूल एंड पावर, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है यार, फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री वाला है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ऑफिस रेंट, बोलो इनडायरेक्ट। तुमने जैसे ही देखा ऑफिस का रेंट, तुमने कहा इसको यहाँ बिल्कुल भी मत दिखा देना, तुमने कहा इसको यहाँ बिल्कुल भी मत दिखा देना। मैंने कहा क्यों? तुमने कहा नहीं भैया नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पर आएगा। ऑफिस के जो रेंट है, ऑफिस का जो रेंट है वो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो ये हमको क्यों देर का आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है कि बच्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फर्क पता भी है नहीं पता। जिसको नहीं पता होगा सब कुछ उठा के एक ही जगह पर डाल देगा, उसका आंसर ही गलत आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर आपका दिमाग काम कर रहा है कि फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चों को हम ट्रेडिंग पर दिखा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस से रिलेटेड कोई भी बात आ रही है आप उसको नहीं दिखाओगे यहाँ पर, कहाँ दिखाओगे? P&L पर दिखाओगे, P&L प्रॉफिट एंड लॉस पर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ट्रेड एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट होते हैं। सेल्स आपको पता है कि हम कहाँ पर दिखाते हैं? सेल्स हम कहाँ पर दिखाते हैं? क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं ट्रेडिंग के। क्लोजिंग स्टॉक भी पता है हम कहाँ पर दिखाते हैं? क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। अब जो हमारे पास जो समझने वाली जो बात है वो हमारे पास क्या है? एडजस्टेड परचेज। भैया ये है जो हमको समझना है कि एडजस्टेड परचेज क्या है। इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ है समझने वाली वो क्या है? एडजस्टेड परचेज। क्या है? एडजस्टेड परचेज। कोई दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बड़ा है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी समझना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी समझना है, एडजस्टेड परचेज को भी समझना है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी की करते हैं कि एडजस्टेड परचेजेस का मतलब है क्या। फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है। नेट परचेज में से आप ओपनिंग स्टॉक को जोड़ लो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लो। या फिर मैं इसको इस भी तरीके से बोल सकता हूँ कि आप क्या करो, उसी तरीके से बोलते हुए स्टार्ट करो। क्या मेरे पास पहले कोई ओपनिंग स्टॉक था? क्या मैंने कुछ परचेज करा? तो मैं इसको नेट परचेजेस बोल दूंगा। और उसमें से जो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। आप इसको इसी भी तरीके से बोल सकते हो। समझ में आ गया? इसके बाद आपके पास ये क्या निकल जाएगा? एडजस्टेड परचेज निकल जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करके ये चीज़ें आपको आई जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों में एक ही फॉर्मूला? नहीं, उसमें तो वो भी था, कॉग्स में तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी थे। जब आप वो पढ़ रहे थे कॉग्स, ये पढ़ रहे थे, यही एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला देख लो और कॉग्स का फॉर्मूला देख लो, दोनों में फ़र्क है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं भाई। के बाद माइनस समझ में आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखो और तुम्हारे पास एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला देखो। यहाँ पे डायरेक्ट इसमें वो नहीं है। हाँ, ये गलतियाँ नहीं करनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस उसमें नेट परचेजेस को जोड़ देना, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना, इतना सही है, सिंपल। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट में लिख दे, नेट परचेज बाद में लिख दे, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है उससे। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, अब इस चीज़ को समझना। अब देखो, जब आपको एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में लिखना हो तो आप ना ओपनिंग स्टॉक लिखोगे ना आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, क्योंकि इन्हीं को तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एडजस्टेड परचेज आ रहा है। नहीं आया समझ में? अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, अब ध्यान से मेरी बात समझना, चीज़ों को पकड़ना सीखना।
कहाँ पर गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन में हमको एडजस्टेड परचेज भी दिया हुआ और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ। जिस बच्चे को एडजस्टेड परचेज अच्छे ढंग से पता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की गलती नहीं करेगा, और जिस बच्चे को एडजस्टेड परचेज पर ही दिक्कत आ रही है वो क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख के आ जाएगा। ठीक है सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए। क्या पता कल के दिन आपको क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ रहता तो उसको भी लिखना नहीं था, जो क्योंकि उसी को ही तो चीज़ दी होगी वो नहीं इन्हीं तीनों को तो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है। यस सर। इतनी मैथ्स तो तुमको आती है, हाँ। इन्हीं तीनों को सॉल्व करने के बाद तो ये आ रहा। एडजस्ट परचेज Adjusted per purchase, समझ में आया? प्रॉफिट निकलता था पहले हमारे सब सॉल्व करके, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस निकलता था एंड लास्ट के एंड में इसकी ऐसे एडजस्ट परचेज निकलेगा, इनको सॉल्व करके। तो अगर आप एडजस्टेड परचेज लिख रहे हो तो ना आपको नेट परचेज लिखने की ना जरूरत opening है, stock ना है, ओपनिंग स्टॉक, ना क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गई बात? हाँ या जी। कोई दिक्कत, नहीं कोई सर। घबराहट किसी तरीके की? नहीं सर। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ तो इससे सचेत रहोगे ना, हाँ जी सर। लिखोगे सर तो नहीं अगर इसको? क्वेश्चन में दिया होगा कि ये इतना पैसा लगा तो नहीं लिखेंगे, लगा मतलब मतलब पैसा है इतना पैसा। क्लोजिंग स्टॉक जैसे इतना था ना अपने पास। सिंपल सी मेरी बात सुनो, मैं तुमको बोला क्या गलती नहीं करनी है। Yes, sir. अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ सुनो, Yes, sir. तो मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ सॉल्व करके दिया हुआ। हाँ जी। कौन कौन सी चीजों को सॉल्व करके दिया हुआ? ओपनिंग स्टॉक Opening stock, प्लस net नेट purchase, परचेज माइनस क्लोजिंग closing स्टॉक। stock। तो इन तीनों चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है ना फिर। Yes, sir. तो अगर आप यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ तो गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, इसको लिखना मत आप। ठीक है सर, ना ओपनिंग स्टॉक लिखना है ना क्लोजिंग स्टॉक लिखना है ना। तुमने मैथ्स पढ़ी है ना Yes, इतनी, sir. हाँ जी। इतनी चीज समझ रहे हो ना? सर समझ ठीक आ है। गया। तो यहाँ पे एडजस्टेड परचेज दिया हुआ 24 लाख रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ट Inwards. डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कोई Direct दिक्कत तो नहीं है। expenses, वेजेस wages, डायरेक्ट direct एक्सपेंसेस होते हैं, expenses, फ्यूल एंड direct पावर power, डायरेक्ट direct एक्सपेंसेस expenses. होते हैं। यहाँ तक Gross कोई दिक्कत तो नहीं है। इनको मैंने हटाई दिया, तुमको बता दिया ये क्या होते हैं। Indirect इनडायरेक्ट इसको मत लिखना। ऑफिस का रेंट भी मैंने कहा नहीं, इनडायरेक्ट होता है, इसको भी मत expenses. लिखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल्स तुम्हारे पास 30 लाख रुपए की है और इसको तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास फिर वो निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख देना। ये गलती मत करना बस, जो मैं तुमको यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। एडजस्टेड परचेज अगर दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की गलती मत करना। कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हो, एडजस्टेड परचेज भी लिख देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देते हैं, फिर कहते हैं कि क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। वो नहीं, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ध्यान से समझ लो। एडजस्ट परचेज नेट। समझ में आया? और जैसे मैडम ने कहा कि भैया ये फॉर्मूला तो बिल्कुल कॉक्स की तरह, तो मैंने कहा नहीं, सर, उसमें कॉक्स के वो फॉर्मूले में क्या आया है, था, डायरेक्ट direct एक्सपेंसेस भी। उसमें नेट परचेज आया, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सर में परचेजेस तो direct इसमें भी है, expenses। पर लेकिन मतलब उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंतर है। यस सर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या लिखा हो? क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन शोन ऑन द क्रेडिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट सिंस इट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द एडजस्टेड परचेज। जो मैंने तुमसे भी चर्चा करी कि जब आप एडजस्टेड परचेजेस लिख रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको यहीं पर ही Solve कर करके रहे हो। Yes. समझ में आ गया? गलतियां मत करना। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी मैंने चर्चा कर ली। और वो कहाँ पर आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे। जैसे फ्रेट एंड कैरिज आउटवर्ड, हमको कैसे पता लगेगा? बार बार प्रैक्टिस करो, आउटवर्ड्स तभी आएगा। होता है एक- इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आउटवर्ड का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ऑफिस का रेंट वो भी या indirect ट्रेड आता है। एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों तुम्हारे पास क्या हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फ्रेट एंड कैरिज आउटवर्ड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑफिस रेंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ट्रेड एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एडजस्टेड परचेज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखा रहे, ये वाली बात तुमको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली बात समझ में आनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक था, क्या आपने कुछ परचेज करा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज करो, माइनस कर दो जो स्टॉक बचा हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से खर्चे हैं? वो खर्चे जो हमने डेबिट करे कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट Trading में। account में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कर लोगे ना? यस हाँ सर। जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। फिर कब बनाना है? साल के अंत में। कब बनाना है? साल के अंत में। क्या बना रहे हो? ट्रेडिंग। कौन सा खाता है? ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग में पूछ लूँ कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या लगाते हो? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
कोई दिक्कत तो नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या बनाने के लिए बोला? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्या मैं बोलूँ कि आपके दिमाग में अब ट्रेडिंग का फॉर्मेट आ रहा है स्केल की हेल्प से? इमेजिन कर सकता हूँ कि आप बहुत साफ साफ काम करोगे, अच्छे ढंग से बनाओगे। ओपनिंग स्टॉक अब दिमाग में आ रहा, कहाँ आएगा? ओपनिंग स्टॉक सर डेबिट डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। परचेजेस आ रहा है दिमाग में, यस सर, पक्का? एक्सपेंसेस ऑन परचेज आ रहा है। उसमें आएगा Credit. क्रेडिट साइड। गधे हो क्या तुम? क्रेडिट में नहीं आता, सारे के सारे खर्चे डेबिट में आते हैं भाई। सॉरी एक्सपेंसेस ऑन परचेज डेबिट में, Debit. एक्सपेंसेस ऑन सेल्स डेबिट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा हो जाएगा? Indirect. इसको छोड़ दो। कट हो गई। समझ में आ गया? Yes, sir. कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको Profit and छोड़ दो। loss वेजेस तुमको पता है Yes, sir. डेबिट में, सेल्स Debit. तुमको पता है क्रेडिट और क्लोजिंग स्टॉक तुमको पता है, ये भी क्रेडिट में ही Credit. जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। Exactly. और ऑल्सो तुमको कैलकुलेट करने के लिए बोला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल देना और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल देना ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने ट्रेडिंग का सुंदर फॉर्मेट बना सकते हो। नॉमिनल है, नॉमिनल है, नॉमिनल है, नॉमिनल है, नॉमिनल है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। डेबिट समझ में आ रहा, क्रेडिट समझ में आ रहा। टू ओपनिंग स्टॉक में कोई दिक्कत? नहीं सर। ओपनिंग स्टॉक में मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत तो नहीं है। जब घर में जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर क्लास को रोक लेना प्लीज़, कॉपी पेस्ट मत करना। जब घर में जाओगे तो इतने फ्रेम में क्लास को रोक लेना, खुद करना, खुद करना। यस सर, मैं फिर कह रहा हूँ घर में जाके एक दो बार रिवाइज करके खुद करना, फिर क्रॉस चेक करना, फिर जो हमारा जो डिस्कशन हो रहा है फिर उसको देखना कि मैं कौन सी चीज़ किस तरीके से तुमको समझा रहा हूँ। यस सर, समझ में आ रहा? ओपनिंग स्टॉक समझ में आ रहा? हाँ जी। परचेजेस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्सपेंसेस ऑन परचेज समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे जो मेरे पास एक्सपेंसेस ऑन सेल्स था इसको मैंने रोक लिया। क्या बोला? इनडायरेक्ट Indirect एक्सपेंसेस है। क्या बोला मैंने? Indirect इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में कोई दिक्कत तो नहीं है। परचेजेस में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस में कोई दिक्कत तो नहीं है। वेजेस में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक में कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोई ऐसा आइटम तो कुछ था नहीं ना? ना बस यही फिर दोनों साइड का टोटल कर लोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे और डिफरेंस तुम्हारा छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। ट्रेडिंग पर तुम्हारा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। पूरी लाइन लिखनी है, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,54,000 रुपए। तो क्वेश्चन में जीपी निकालने के लिए कहा, हमने जीपी निकाल लिया। दूसरा क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या फॉर्मूला होता है? बोलो मैडम तुम अब। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सर फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस इनडायरेक्ट Direct. डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हें मतलब एक ही बारी में आ गया, गजब कर दिया तुमने भैया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला देख लो क्या हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्या हमारे पास पहले से कोई स्टॉक था? क्या हमने कुछ और परचेज करा? इस परचेज करने पर कोई खर्चा तो नहीं हुआ, उसमें से माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक। रट तो नहीं रहे हो? सिंपल है। यस सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला याद रहेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो खर्चे जो हम जो डेबिट करते हैं trading- कहाँ पर? ट्रेडिंग account अकाउंट में। में। ठीक है जी। ठीक है सर। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कौन कौन से थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक तो ये हो गया 8,000 और वेजेस हो गया, दो ही हैं 38,000। यही तो हैं, यही तो हैं, यस सर, यही तो हैं, ये दो ही तो हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। expensive। ये दोनों ही तो आपके पास क्या हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आप बताओ मैडम क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? नेट परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था जो हमको ये निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड। प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग। वेरी गुड। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ में आ गया। Yes, हाँ जी तो सर। फॉर्मूला देख लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा? यस सर, कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं। तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है? एक्सपेंसेस ऑन परचेज और वेजेस समझ में आ Yes, रहा है? ये sir. दोनों कोई दिक्कत तो नहीं है। Expenses, एक्सपेंसेस खर्चे। ऑन परचेज
और ये जो वेजेस, ये दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। No, sir. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला समझ में आ गया। Yes, sir. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज प्लस वेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर तो लिख लेना, सॉल्व Yes, कर sir, लेना। please solve 40,000, 4, 20, 8,000, 30,000 और 52,000 माइनस करने के बाद आपके पास से कॉग्स निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। एक और तरीका आप तुम नया सीखो। देखो, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका ये था कि आप ट्रेडिंग बनाओ, यस सर। एक तो तरीका ये था कि आप ट्रेडिंग बनाओ। दूसरा तरीका देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या है कि सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक और तरीका देख लो कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक और तरीका देख लो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक और तरीका देख लो, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला समझ में आया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मेरे पास जो सेल्स थी वो कितनी थी, 6 लाख। तो 6 लाख रुपए मैंने यहाँ लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 446,000 वो मैंने यहाँ लिख दिया। मेरे पास 1,54,000 आ गया। क्या ये चीज़ समझ में आई है? यस सर। ये इससे सिंपल है सर। लेकिन आपको ट्रेडिंग बनाने के लिए कहेंगे तो आपको ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा ना। और फॉर्मूला तो ये भी है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ समझ में आ गया? तो आपको आज कितनी चीज़ें पता लगी। एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ये चीज़ें कि हम ग्रॉस प्रॉफिट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में भी चर्चा हुई, एडजस्टेड परचेज के बारे में भी चर्चा हुई। तो आज ठीक ठाक चर्चा हो गई है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स विल नॉट बी कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट और वाइल कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि वो हमने क्या माना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आज की एक लास्ट चर्चा हम कर लेते हैं, एसेटेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तुम क्यों थक रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो मैडम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? सर कॉस्ट ऑफ सोल्ड कॉस्ट ऑफ, आराम, सांस ले लो पहले, आराम से, शांति रखो, शांति शांति रखो। अभी तुमने ही बताया था, आराम से रहो, आराम से, आराम से रहो, आराम से। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला सर क्या वो है? जो फर्स्ट में पढ़ा था सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस हाँ यही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2-3 बार 4 बार रिवाइज करोगे चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएंगी। रिवीजन नहीं करोगे तो पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। अब क्या है कि देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर वही बच्चा निकाल सकता है जिसको थोड़ी बहुत चीज़ें पता हो। उसको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही तुमने ये देखा, तुम मुझे सीधा बोलोगे इसको काट दो, बिल्कुल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बिल्कुल काट दो। इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कोई काम नहीं है, इसको काट दो, है ना। यस सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, हाँ इसको तो लेंगे, कंसिडर सर, करना है। सेल्स को, लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेल्स आती है? सर। कॉस्ट सर ये नहीं तुमने ही आता। तो मुझे कहा सर, कॉस्ट जो निकालना है सिर्फ उसमें फोकस करो ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तुमने मुझको कहा, अभी तो तुमने मुझको कहा Yes, कि sir, इसका yes, फॉर्मूला sir. क्या है। अभी तो तुमने मुझे कहा कि Yes, भैया sir. इसका Opening फॉर्मूला है stock, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही तो कहा तुमने। तो यहाँ पे तो सेल्स है ही नहीं। तो Yes, तुम sir, मुझको sales कह रही हो कि नहीं भैया इसको भी काट दो तुम, सेल्स को भी मत रखो, सेल्स भी हमारे किसी काम की नहीं है। नेट परचेज काम का है? सर ये तो काम का है। नेट परचेज तो है ही। यस सर, परचेज है। नेट परचेज तो है ही काम का। Yes, sir. रिटर्न इनवर्ड, सर ये भी ये आएगा। है रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न। अच्छा अच्छा, sales रिटर्न return. इनवर्ड मतलब होता है Sales return. सेल्स रिटर्न। ये भी काम है। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज Purchase रिटर्न। समझ में आ गया? Sir, और purchase. क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग Opening स्टॉक। stock. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं No, है? sir. पक्का? यस सर। कोई समस्या No, sir. सॉल्व कर लोगे? यस सर। नेट परचेजेस कितने दिए हुए? सर देखो मैं सुन लो ध्यान से। आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। Yes, आपको क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा भैया ओपनिंग स्टॉक मतलब ये रहा। समझ में आया? Opening तुम बोलोगे भैया इसका मतलब इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही होता है। मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं नो सर। सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं नो है। सर। नहीं सर। दूसरी चीज तुमको परचेजेस चाहिए। परचेज अब क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे नेट परचेज दिया हुआ, नेट परचेज। ये दिया हुआ ना नेट Yes, sir, परचेज। दे रखा तो है, तुमको sir. नेट परचेज पता है कि नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है कि हम परचेज में से माइनस क्या करेंगे? परचेज रिटर्न जब हम माइनस करते हैं तो ही मेरे पास क्या मिलता है मुझको? नेट परचेज। समझ में आया? तो अगर Yes, मुझे sir. नेट परचेज ऑलरेडी दिया हुआ है तो इस परचेज रिटर्न का तो कोई काम ही नहीं है ना फिर। Yes, ये तो मुझे गुमराह करने के लिए दिया हुआ। Yes. लेकिन आपको उनके नाम पता होने चाहिए कि रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स Return. रिटर्न।
रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, परचेज Purchase, रिटर्न, इनके नाम आपको पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में मुझको नेट सेल्स दिया हुआ है तो मुझे गुमराह नहीं होना है। समझ में आ रहा? Yes, sir. अगर बच्चों को थोड़ा सा वो ध्यान नहीं देगा तो वो क्या कर देगा कि 72,000 में से 8,000 को माइनस कर देगा, फिर उसका आंसर गलत आ जाएगा। अरे जब तुमको नेट परचेज दिया हुआ तो अपना और दिमाग मत चलाओ। तो ओपनिंग स्टॉक समझ में आ गया, Yes, sir. परचेज समझ में आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी क्वेश्चन में दे ही रखा है। Yes, हाँ जी। sir. कहाँ दिया हुआ ये है Yes, हाँ sir. जी 18,600। हाँ जी यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या चाहिए? Closing. और भी है stock. कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं आई, है। क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। Closing stock, तो yes, क्लोजिंग sir. स्टॉक ये हो गया मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं No, है। sir. नहीं सर बस यही तो है। Yes, sir. फॉर्मूला तुमको पता ही है। Yes, sir. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट Direct- एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक plus प्लस नेट purchases परचेजेस प्लस डायरेक्ट plus एक्सपेंसेस direct माइनस minus क्लोजिंग closing स्टॉक। stock. अब ये जो यहाँ पे दिए हुए उसको लिख लेना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600 लिख दिया। Yes, sir. नेट परचेजेस कितनी थी? 72,000 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 16,000 लिख दिया। कहाँ Close गया? inventory. 16,000 ये रहा। और क्लोजिंग स्टॉक ये लिख दिया। ये तुम्हारे पास निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत तो No, नहीं sir. है? पक्का? Yes, sir. कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की? नहीं सर ठीक है।